लोकतंत्र क्या है? आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सामान्य विशेषताएं लिखें, जिसमें हम दो प्रकार की लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें, इसकी जो परिभाषा है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए हम सबसे पहले एक मेधावी छात्रा है उसकी आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए इस तरीके को पसंद नहीं करती है कि बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदोहर ने उसके सवाल यानी कि जो ये कहानी है इसमें यह है कि लोकतंत्र क्या है। तो हमने पहले भी लोकतंत्र व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में पढ़ते हैं 6-7 8 में, लेकिन उसके बाद में जब हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र क्या है 9th क्लास में, तो छात्रा है वो बोलती है कि पहले हमें जब लोकतंत्र क्या है इसके बारे में तो हमें पहले पढ़ना चाहिए, अब क्यों पढ़ रहे हैं भाई। पहले ये चीज़ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है वो पहले पढ़ने चाहिए थे, यानी कि लोकतंत्र पढ़ चुके हैं लेकिन लोकतंत्र क्या है ये नहीं पढ़ा। तो उस पर जो बच्ची और जो छात्रा है उसके और जो मैडम है उन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, और भी बच्चे हैं उसमें। तो जिसके अंदर मैरी है यानी कि जो छात्रा है, मैडम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की है, यानी कि पहले ही हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को हमें पहले करना चाहिए। भाई क्या चीज़ करने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं, तो उसका मतलब पहले जानना चाहिए था, न बल्कि पढ़ाई के बाद में। यानी कि इससे पहले पढ़ना चाहिए था, जो पहले हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था पढ़ा है उसे अब पढ़ना चाहिए था ये। तो फिर लिंगदेव मैडम बोलती है कि तुम्हारी बातों में दम है, क्योंकि उन्होंने सही बताया। पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का प्रयोग करने से पहले इनकी परिभाषा को स्पष्ट करना ज़रूरी मानते हैं? ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों का बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं मेरी। फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों भाई? फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है जब हम इसी प्रकार से कर लेते हैं? तो लिंग दो मैडम, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ी जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा तभी होती है जब हम बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति को सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। लोकतंत्र भी यही बात लागू होती है, लोकतंत्र में भी यही बात लागू होती है कि हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरीक़ों से सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है, यानी कि हर जगह अलग अलग लोकतंत्र का अर्थ आ रहा है। ली बियंग बोलता है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यानी कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं और सभी लोग मानते हैं कि हमें इसमें बदलाव की ज़रूरत है, यानी कि इससे हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव करना ज़रूरी है। लिंगदो मैडम फिर बोलती है, मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक ये तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। हम इस प्रकार से नहीं मानेंगे कि लोकतंत्र का मतलब यह है कि कोई बड़ा आदमी ने इस प्रकार की इसकी परिभाषा दे दी है तो उसे हम मान जाएं, या सभी ने मान लिया तो अधिक लोगों ने मान लिया तो मतलब उसका वो अर्थ सही है, गलत भी हो सकता है। योलंदा बोलती है, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बनता है, यूनानी याद रखेंगे,
लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का मतलब होता है शासन, यानी कि इस प्रकार से डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है? लिंग दो मैडम फिर बोलती है कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता है। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द ही ले लो भाई, कभी कभी समय और प्रयोग के साथ साथ में उसका अर्थ बदलता रहता है। जिसके अंदर हम ले लेते हैं कंप्यूटर शब्द, जिसमें कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि मुश्किल जो गणनाएं होती हैं उनको करने के लिए दरअसल कंप्यूटर ही कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का प्रयोग पढ़ने, लिखने, डिज़ाइन बनाने और संगीत बनाने या सुनने या फिल्म देखने में होता है। यानी कि कंप्यूटर का आज प्रयोग किस प्रकार से होता है? लिखने, पढ़ने, लिखने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहता है, शब्द तो वही है कंप्यूटर, पर समय बीतने के साथ उसका अर्थ बदल सकता है। ऐसे स्थिति में सिर्फ शब्दों का मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी होता है। मैडम बोलती है कि मेरी बोल रही कि मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी ही होगी। लिंग दो मैडम। एकदम सही, इसलिए आओ सब यही काम कर डालते। तो इसमें वही चीज़ें हैं कि जो बच्चों और लिंगदो मैडम के वार्तालाप से जो निकलता है कि हम इसके जो लोकतंत्र है इसकी एक सरल परिभाषा हम देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा की शुरुआत कर सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप होगा जिसमें जो भी शासक, जो भी पद पर उच्च अधिकारी बैठेंगे उनका चुनाव लोग करेंगे। इसके बाद में आते हैं आगे कि इसमें एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। यानी कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग से कर देती है, क्योंकि शासन का जो शासक होते हैं उनका चुनाव लोग करेंगे। तो म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। यानी कि इसमें उदाहरण दिया गया म्यांमार के लोगों, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का शासन सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के वे फैसले में लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, भागीदारी नहीं है। पिनोसे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यानी कि ये जो पिनोसे हैं ये एक तानाशाह था, चिले के नाम से इसे जाना जाता था। तो इस प्रकार के लोगों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने जाते। सऊदी अरब में भी जो शासक होते हैं उनका भी शासकों का चुनाव लोग नहीं करते हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया। यानी कि पहले जो होते थे उनके अंदर राज परिवार में, जैसे आप किसी राज परिवार में जन्म लिए हैं तो आप उस क्षेत्र के आप शासक रह पाते थे। लेकिन ये एक सही परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें एक यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर इन सभी सरकारों का लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा।
कि यदि हमने बिना सोचे समझे हमने इस प्रकार की सरकारों को, जिनका लोग वो शासक नहीं चुनते हैं, वोटिंग नहीं करते हैं, उसके बाद में भी यदि लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा, तो जो चुनाव करवाती है और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़े होंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलवाना चाहती है। यानी कोई सी भी सरकार होती है वो सभी ये कहलवाना चाहती है कि हमें सरकार ने चुना है, यानी कि हमें लोगों ने चुना, हमारी सरकार को लोगों ने चुना, और फिर वो लोकतांत्रिक कहलवाना चाहते हैं। इसलिए हमें एक असली लोकतंत्र या दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यानी कि जो सरकारें लोगों से नहीं चुनती है तो वो लोकतांत्रिक नहीं होगी, जो इन सरकारों को लोग चुनते हैं तो वो लोकतांत्रिक होगी। सीधी सी परिभाषा कि हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझेंगे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। तो इन्हीं के अंदर हम और भी पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर एक और कहानी के रूप में दिया गया है कि लीबियंग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। यानी कि अलग अलग लोग थे, विद्वान थे, उनका अलग अलग उनकी परिभाषाएं थी लोकतंत्र के रूप में। तो उसने क्या किया, उन सभी को इकट्ठा किया और उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने के नाम पर उनका उपयोग नहीं किया। वह चाहते थे कि अब इन्हें पढ़ें या बताएं कि उक्तियां कितनी अच्छी है या उपयोगी। तो लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार है। अब इसमें हम अच्छी प्रकार से, जितनी भी समझ में नहीं आया वो पूरी चीज़ें इसमें समझ में कवर करेंगे कि लोकतंत्र हर व्यक्ति का अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब है कि अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छाओं की बातें सुनने के बाद। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। यानी व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार पर हम पर शासन करें, सरकार ही हम पर शासन करे। यानी कि हम जैसी सरकार के लिए लायक हैं, हमारे अंदर जितनी योग्यता है वैसे ही सरकार हमारे ऊपर शासन करें। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। यानी कि लोकतंत्र में जितनी भी बुराइयां हैं वो लोकतंत्र से ही हम दूर कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे इसमें कि लोकतंत्र की विशेषताएं। पहले हमने लोकतंत्र का मतलब जाना जिसमें, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। अब लोकतंत्र की इसमें विशेषता क्या होगी, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का सबसे पहले इसे देख लेते हैं। ये कार्टून है जो आप देख रहे हैं, तो ये कार्टून है। तो ये इसमें क्या है, इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय कार्टून बना था। कार्टून क्या कहता है, इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया, इस पर आपको विचार करना कि ये लोग है डेमोक्रेसी यानी कि जो सैनिक है, तो इसमें सैनिकों का लोकतंत्र बन गया। यानी कि सैनिक ही वहाँ के लोकतंत्र होते थे, जो सैनिक वहाँ के लोग थे, यानी कि जो उच्च, तो वही उसका शासक वही करते थे और वही उनका चुनाव वगैरह जो भी उनको करना होता था वो डेमोक्रेसी का, जो अमेरिका और इराक में अमेरिका के होते थे और अन्य विदेशी शक्तियों में इस प्रकार से होता था कि लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते थे। लोकतांत्रिक सरकारें बन रही है तो सरकारें चुनने का अधिकार लोगों को नहीं था, वहाँ के जो सैनिक होते थे उन्हें होता था, या फिर जो उन पार्टियों के अंदर रहते थे उन सभी लोगों को होता था, अन्य लोगों को, आम आदमियों को नहीं होता था। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ में शुरुआत की कि लोकतंत्र शासक का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इससे जैसे हमने बात की कि लोकतंत्र कि शासन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, और जब यदि लोग जन शासकों का चुनाव नहीं करते हैं तो फिर वो गैर लोकतांत्रिक हो जाती है। तो यही चीज़ पर हम गौर करेंगे कि इसमें क्या सवाल जब खड़े हो जाते हैं, तो उन सवालों में है कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है। जैसे हमने कि लोगों द्वारा शासक चुने जाते हैं,
तो उसमें फिर शासक कौन होगा? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा फिर आएगा कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, कि चुनाव कैसे चुनाव होते हैं जिन्हें लोकतांत्रिक चुनाव जो यानी कि लोगों के द्वारा। तो किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? तीसरा सवाल। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? इसमें है प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, या क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? अगला सवाल करते हैं। सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, यानी कि कैसी सरकार होगी जिसके स्वरूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, कि लोग जैसे हम लोकतांत्रिक सरकार चुनते हैं लोगों के द्वारा, तो इसमें क्या जो शासक होते हैं वो अपनी मर्जी के अनुसार वहाँ पे शासन करते हैं, अपनी मर्जी के काम करते हैं? तो उन पर भी हम बात करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है, कि क्या लोकतांत्रिक जो सरकार होती है लक्ष्मण रेखा यानी कि एक क्राइटेरिया निर्धारित होता है कि आप भी इतना ही, ये आपकी सीमा है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। यानी कि जो अधिकार आपके होते हैं, भाई हमने चुन तो दिया, हमारा अधिकार था सरकार चुनना, लेकिन जो सरकार चुने उसके भी अधिकार है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो क्या लोकतांत्रिक शासक व्यवस्थाओं को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए, कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को नागरिक के जो कुछ अधिकार हैं उनका आदर तो करना पड़ेगा। तो इन सभी आधारों को बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं, क्योंकि जो नेता होते हैं वो यदि हमने चुन लिया है तो उन्हीं में से कुछ घटनाएं हैं उन पर हम विचार करेंगे। कि हम विचार कर लेते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की, कि जो पाकिस्तान में एक जनरल थे परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, उसने उखाड़ फेंका। जो जनरल था पाकिस्तान का, उसने अक्टूबर 1999 में उसने उसे उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, यानी कि तानाशाह अपने आप को वहाँ का शासक बना दिया उसे। और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। 2002 के अंदर एक जनमत संग्रह कराया और अपना कार्यकाल 5 साल बढ़ावा दिया। यानी कि जैसे ऐसे लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, लोगों के अंदर डर पैदा कर देते हैं। लोगों के अंदर जैसे डर पैदा हो जाता तो फिर वो जनमत संग्रह करवाएंगे तो अधिकतर लोग उन्हीं के पक्ष में आएंगे। और जब अधिकतम, क्योंकि इसमें जनमत संग्रह ऐसा होता है कि लोगों का, हर लोगों का लिया जाता है, जैसे वोटिंग होती है, तो उसी प्रकार से मान सकते हैं अपन कि यदि, क्योंकि उसमें जब तानाशाह का जो मुशर्रफ था उसका डर था लोगों के अंदर, तो वो डर की वजह से लोग उसकी तरफ हो गए और उसने अपना जो कार्यकाल था उसे भी उसने 5 साल के लिए और बढ़वा दिया। और पाकिस्तानी मीडिया, मानव अधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। तो वहाँ पे ये तो स्पष्ट दिखता है कि वहाँ की जो मीडिया थी, मानवाधिकार संगठन थे या लोकतंत्र के लिए जो काम करते थे, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि ये जो जनमत संग्रह हुआ है एक धोखाधड़ी है, क्योंकि उसने पहले लोगों के द्वारा शासक चुने जाते थे, तो उसने अपने आप को पहले ही घोषित कर दिया था वहाँ का तानाशाह, वहाँ के राष्ट्रपति। तो फिर उसके बाद में तो स्पष्ट होता है। तो इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई। अगस्त 2002, यानी कि पहले तो 2002 के अंदर जनमत संग्रह हुआ शुरुआत के अंदर, लेकिन जब अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के लिए जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। चलो कोई बात नहीं, उसने तानाशाह घोषित कर दिया। वहाँ का राष्ट्रपति, वो मुख्य कार्यकारी बनने के बाद में उसने राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। 5 साल का कार्यकाल भी बढ़वा लिया मुशर्रफ ने। लेकिन उसके बाद में जो उसने किया, उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान का जो संविधान था, संविधान तो मुख्य चीज़ होती है, संविधान को तो हम बदल नहीं सकते, उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं केवल, लेकिन उसने बदल डाला।
और इस ऑर्डर के अनुसार फिर भाई जिस आदमी ने इतना काम किया है कि वो संविधान को बदल डाला, तो वो ऐसी तो उसमें खामियां नहीं डालेगा कि जब वो कुछ भी करे तो उसके सामने वो आड़े आए, यानी कि उसके सामने वो व्यक्ति की तरह आ पड़े। इस प्रकार का तो नहीं करेगा। उसने राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता, ऐसा उसके अंदर उसने रखा कि जिसके अंदर जो मुशर्रफ था उसने अपने पद के लिए ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल उसमें डाला संविधान के अंदर कि वो जो राष्ट्रपति थे, वहाँ के राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियाँ थी, उन्हें भी वो भंग कर सकता था। जब आदमी इतना पावर उसके पास में आ जाता है तो मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी। अब जो परिषद होती है मंत्री परिषद, उस पर भी कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी होते हैं। जैसा हमने पहले भी एक बार अभी पढ़ा कि जो डेमोक्रेसी वाला होता है, इसमें आप देख रहे होंगे ये फौजी है, और जो डेमोक्रेसी है उसे खड़ा करने में, इसका निर्माण करने में इन फौजियों का है। उसी प्रकार यहाँ पे भी उसने जो सदस्य बनाए असेंबली के वहाँ के, तो उसके अंदर अधिकतर फौजी अधिकारी थे। और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए। जब उसके बाद में प्रांतीय और असेंबलियों के चुनाव कराए तो इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। इन चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों जनरल मुशर्रफ के पास, यानी कि चुनाव भी करवा दिया उसने, लेकिन चुनाव करवाने का क्या फ़ायदा जब पूरी शक्तियाँ और इतनी, यानी कि उन सबको जो मेन है राष्ट्रपति है, वहाँ की जो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियाँ, जब उसे वो भंग कर सकता है, वहाँ से किसी भी आदमी को हटा सकता, तो फिर क्या फ़ायदा। तो लेकिन जो थी वो सैनिक अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। तो स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के पास शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण। इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो लोकतंत्र, यानी कि पाकिस्तान को लोकतंत्र देश हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर इतनी खामियां थी। इस प्रकार से उसने जो तानाशाह के रूप में उसने अपने आप को घोषित कर दिया, तो उससे हम ये समझ नहीं पाते हैं और ये नहीं मान सकते कि लोकतंत्र है। और यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं, हमने तो ये मेन ढूंढे हैं। इसके बाद में लेकिन सिर्फ एक ही कारण पर चर्चा करते हैं। हम तो भाई इतने हैं तो पूरे को तो नहीं कर सकते हैं भाई। किसी भी चीज़ को यदि आपको गलत ठहराना तो उसके लिए एक सबूत ही काफ़ी है, तो सबूत हमारे पास में ये हम मान सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है। ये हम क्वेश्चन है एक तरह से। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, वो भी सही है कि जब, क्योंकि पूरी पावर सैनिक अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के पास थी, जब उसने 1999 के अंदर उसने वहीं से शुरुआत कर दी, तो 2003 के बाद में तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि उसने अपना कार्यकाल भी बढ़वा लिया। तो फिर जो व्यक्ति चुनते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं चुनते थे, लोग शासक करते थे, लेकिन जो लोग चुने जाते थे तो जो मुशर्रफ था उसके पास में ऐसी शक्ति थी कि वो उसे भंग कर सकता था आसानी से। और जब आदमी के पास में इतनी पावर होता है, फिर उनका कोई महत्व नहीं रहता है कि लोगों को चुने या नहीं चुने। नहीं चुने तो भी बात बराबर है, चुने तो भी बात बराबर है। तो वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंतिम फैसला या तो सैनिक अधिकारी करेंगे या फिर जनरल मुशर्रफ करेंगे। जनरल मुशर्रफ के हाथ में था जो जनता द्वारा नहीं चुने गए, क्योंकि जनरल मुशर्रफ तो चुना गया नहीं था, कि जो काम करने वाले लोग थे, जो अदर मंत्री होते थे, उन्हें जनता चुनती थी, और जो जनता चुनती थी वो बिना किसी काम के नहीं रहते, कि जनरल मुशर्रफ वहाँ का अंतिम, यानी कि अंतिम निर्णायक रहता था। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता था। यहाँ औपचारिक रूप से हुई, इसके बाद में औपचारिक रूप से हुई संसद और सरकार तो होती थी, लेकिन बिल्कुल चुनते थे संसद, लेकिन अगली जो सत्ता, असली जो सत्ता होती थी वो उसी के हाथ में होती थी, जनरल मुशर्रफ, जो जनता नहीं चुनती थी। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथों में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ। ऐसे लोगों का शासन नहीं कहा जा। इससे हम लोकतांत्रिक
शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। हम इसी में हम एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ से देखो आप, इसमें ये जो खिड़की से बैठे हुए हैं भाई साहब, ये एक सैनिक अधिकारी है और ये बोल रहे हैं कि जब तक बात पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसके सदस्य नहीं बनोगी तो अंदर नहीं आ सकते। क्योंकि भाई जो डेमोक्रेसी है उसे अंदर तभी लाते थे जब वो उन्हें यानी कि कुछ ऐसे कारण और ऐसे उनके सामने एक चुनौतियां रखी जाती थी कि यदि आप इसमें आओगे तो आपको ये करना पड़ेगा। जैसे कि जो आर्मी अफसर होते थे वो इसके अंदर अधिकतर आते थे, तो यहीं पे इसीलिए इसको अंदर नहीं जाने दे रहे क्योंकि आम आदमी को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते थे डेमोक्रेसी के अंदर। तो वही चीज़ है। तो उसी के अंदर ये भी इसमें जो अंतिम एक सार निकल के आता है कि इसके अंदर जो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति यदि लोगों के पास है तभी ही हम, या फिर जो लोकतंत्र जो लोगों के द्वारा शासन, अभी जैसे इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो उसमें क्या होते हैं कि जो प्रतिनिधि चुनते हैं तो उनमें से अधिकतर निर्णय लेने के अधिकार, जैसे अपना सरपंच है तो उसमें अंतिम निर्णय सरपंच ले लेता है क्योंकि उसे हम डायरेक्टली हम चुनते हैं। तो इस प्रकार की सरकार है तो उसे हम लोकतांत्रिक यानी कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और लोगों की जो इच्छाएं होती है। यानी कि इसमें एक और मैंने कहीं पे पढ़ा कि जो डेमोक्रेसी है यदि वो लोगों की इच्छाओं की अभिव्यक्ति करती है तब होती है, यानी कि उसे हम लोकतंत्र बोल सकते हैं। यदि लोग मान रहे कि नहीं इसमें बदलाव किया जाना चाहिए तो उस पर विचार भी किया जाना चाहिए और होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान था उसके अंदर ऐसा नहीं था, उसमें बिल्कुल इसके विपरीत था। तो इस प्रकार से हम जो अगली चीज़ अगला पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, अब ये हम आज नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक जो कार्टून आपको दिख रहा होगा डेमोक्रेसी वाला, इसमें भी आपको स्पष्ट दिख गया होगा कि ये एक आर्मी ऑफिसर है। जो ये देखो, ये आपको गन दिख रही होगी, ये जो आर्मी जैसे कपड़े होते हैं, यहाँ पे जो गोलियाँ वगैरह हो, तो ये एक डेमोक्रेसी है। तो इसके अंदर ऐसा एक kegelcartoon.com केगल कार्टून जो कि जनवरी 2005 का है ये कार्टून। इस पर हम थोड़ा विचार कर लेते हैं, फिर हम अगले जो पार्ट आएगा उसके अंदर इस पर विचार करेंगे लेसन में। ये जो कार्टून है इसमें ये कार्टून लातीनी अमेरिका के संदर्भ में बना है, ये अमेरिका की रिगार्डिंग है। ये क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन इसके अंदर यदि, क्योंकि इसमें ये आधा ही है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ आर्मी वाला है। उसमें तो एक जनरल मुशर्रफ भाई साहब थे, वो भी थे। तो क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए जिन पर यह कार्टून लागू हो सकता है। क्या ऐसा कहीं बार हमारे देश में भी होता है? तो इस पर हम आपको भी विचार करना है। आप भी ढूंढें कि अदर जो भी कंट्री हैं जिनके अंदर जो सैनिक होते हैं, सैनिक अधिकारी होते हैं, उन्हीं को अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती थी और जो डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र रहता था वो पूरा उन्हीं के हाथों में होता था। तो इन पर हम आसानी से विचार कर सकते थे, जो कि हमने पाकिस्तान के बारे में स्पष्ट से पढ़ा है कि पाकिस्तान में जो अंतिम निर्णय लेने की जो शक्तियाँ रहती थी वो एक तो रहती थी सैनिक जो फौजी होते थे, फौजी अधिकारियों के पास, और जो सेकंड रहता था उसके अंदर ये था कि जो मुशर्रफ थे उनके पास। तो ये तो आधा फिट बैठता है, लेकिन हम पूरी तरह से, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि ये बिल्कुल फिट बैठता है और आगे भी हम विचार करेंगे इस प्रकार से। तो ये था जो 9th क्लास की NCERT है उसका फर्स्ट लेसन है लोकतंत्र, जिसमें आप अपने ईयरफोन कान के अंदर लगाएं और इसकी क्वालिटी कम करके आसानी से आप कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आसानी से अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो लेसन आएगा उस पर हम बात करेंगे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, जिस पर थोड़ा सा हम विचार कर सकते हैं चाहें तो। कि इसमें हम भी जैसे पहले हम लेते थे तो हम हर जगह पे एक ना एक कहानी के रूप में समझेंगे, क्योंकि इसका जो विस्तार रहता है उसमें एक बेस्ट ऑप्शन हमारे पास में ये है कि हम किसी कहानी को लेते हैं तो उससे हमारे 2 पॉइंट क्लियर रहते हैं। एक तो जो वहाँ की घटना हुई उसके बारे में, और दूसरा ये हुआ कि हमने उस चीज़ को समझा। और बेस्ट तरीके से समझ में तभी आता है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल हमने किया अलग अलग घटनाओं। तो अगला लेसन के अंदर ये आपका टॉपिक रहेगा।
थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।